नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सच की राह पे चलता चल। ऐसे बिरले लोग ही होते हैं जो समाज के लिए दीपक बनकर लगातार समाज के लिए चलते रहते हैं। फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आज हमारे साथ हैं ऐसी ही एक मनीषी विमला कुमावत। विमला जी, कैसे आपने इस रास्ते को चुना? कैसे जो कचरा बीनने वाले परिवारों के बच्चों को लेकर आपने अपना ये सेवा का काम शुरू किया? ये धन प्रकाश जी त्यागी हैं। मैं उनको सब कुछ मानती हूँ, गुरु भी मानती हूँ, माँ बाप भी मानती हूँ, ईश्वर की उनमें झलक देखती हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने चालू किया था 2003 में, 26 जनवरी 2000। उन्होंने ये थोड़ी ना रखा था कि कचरा बीनने वाले बच्चों को आप ये कीजिए। आपके दिमाग में कचरा बीनने वाले बच्चे ही कैसे नजर आए? भाई वंचित तो वही हैं जो लोग नहीं पढ़ते हैं। क्या आपके आसपास इन लोगों की बस्तियां थी जिसके चलते आपको? यहाँ वाल्मीकि समाज की बस्ती थी, अब तो गवर्नमेंट ने हटा दिया। उसी बस्ती के बच्चे हैं शुरू के, उसी बस्ती के बच्चों को मैंने लाके 5 बच्चों से चालू किया। तब मैं उनको लाते लाते मैं भी थक चुकी थी 3 महीने में कि उनको ऐसी गलियों से लाना। कैसे शुरुआत कैसे की विमला जी? क्योंकि आप तो एक गृहस्थ महिला हैं, बाल बच्चे होंगे, परिवार होंगे। क्या ये सेवा के काम में बचपन से ही जुटी रहीं या अचानक ऐसी कोई आपके मन में मंशा जागृत हुई और आपने इस रास्ते को चुन लिया? शुरू से मेरे मन में कुछ तो था। आसपास के छोटे छोटे बच्चे आया करते थे, वो मेरे पास रहा करते थे। शुरू से मेरे में यही भावना थी। शुरू से जैसे मेरे पास 40 साल पुराने भी पेपर की कटिंग है, वो कटिंग काट काट के चिपकाना, दोहे लिखना, ये मेरी हॉबी है। फिर धीरे धीरे जब धन प्रकाश जी भाई साहब ने ऐसी प्रेरणा दी कि मेरा जीवन ही दूसरा हो गया। क्या प्रेरणा दी? उन्होंने कहा था मेरे पति को कि आप ऐसा काम करिए। कौन आपके पति? कौन? बद्री नारायण जी कुमावत हैं जी। उनको कहते रहते थे वो, तो वो यही बात कहते थे कि आप ऐसी बस्ती में जाइए, अब आपके बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई, आपको ऐसी बस्ती में जाना चाहिए। तो आप है ना जो उन बच्चों को पढ़ाओ, उनको शिक्षित करो। एक रोज़ उन्होंने सुबह उठ के पेपर हाथ में और ये बात कहा कि बद्री जी, मैं गई बार भी आपको कितनी बार कह दिया, अब आपके बच्चे बड़े हो गए, आप गए क्या कोई बस्ती में? कि भाई साहब मेरा तो स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता कि आप नपुंसक हो, ये शब्द कहे। तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने? नपुंसक हो आप। किसको? मेरे पति देव को। अच्छा, मतलब कहा था मजाक में। उन्होंने रुष्ट होके। हाँ, तो मैंने ये कहा आपको भाई साहब ने ऐसे कहा कि भाई साहब कहते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि भाई साहब का आना 60 से है इस घर में। मैं फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में मैं इस बस्ती में गई, मैंने किसी से नहीं पूछा। और मैं इस तो क्या आपको वो चोट दिल में बैठ गई? वो बात दिल में बैठ गई। तो मैं इस बस्ती में गई, मैंने दिल में बैठ गई तो क्या सोचा आपने? मैंने सोचा अपन कर सकते हैं ये काम, देखिए अपन चल के तो देखते हैं। मैं इस बस्ती में गई तो बच्चे ऐसे मतलब एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे और ऐसे गंदे। तो मैंने जाके उन महिलाओं से पूछा आपके बच्चे कहीं पढ़ने जाते हैं? कि ये कहीं पढ़ला, ये तो माँ नहीं गालियाँ बकता रहते। और मैं कचरा बीन वाला माँ का जीवन में माँ के कुर्सियाँ कोड़चे, जब मैं कुर्सी में बैठा लार माँ को कोई आगे उद्धार हो लो। मन का ये बात तो बात की बात है, आप मेरे पास भेजो बच्चों को। मैं 5 बच्चों को दूसरे दिन, 26 जनवरी थी, मैं दूसरे दिन से 5 बच्चों को लेके 5 ही बच्चे मान पाए? 5 ही बच्चे मान पाए। तो उनको लेके आ गई आप? लेके आ गई। 5 बच्चों से मैंने स्टार्ट किया। नीली दरियाँ लाई, कुछ वो पेंसिलें हैं, वो स्लेट पेंसिल। तो क्या बच्चे वो 5 कचरा बीनते थे? क्या करते थे? कचरा बीनते थे। और कुछ कमाते होंगे कचरा बेच? जैसे 25 रुपए कमाए तो 10 रुपए का खुद ने गुटखा खा लिया, 15 रुपए मम्मी को दे दिए। तो वो 5 बच्चों के गुटखे की व्यवस्था आपने की फिर? नहीं, मैं गुटखा नहीं लाती थी। तो मैं कैसे? तो उनको टॉफी और चॉकलेट ऐसी कुछ कभी लड्डू दे दिए। गुटखे की जगह टॉफी के साथ। हाँ, उनको फिर उनको लाके बिठाया, फिर उनको कहा कि ऐसे पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें। फिर मेरे को ऐसे लगा 1.5 महीने में 1-2 बहू ने ऐसे कह दिया कि मम्मी खाना खा लो आप। जैसे ही मैं उठ के आई कि मम्मी आप किस मिट्टी की बनी हुई हो? मैंने कहा क्यों? कि इतनी तेज बदबू आती है हमको, वहाँ खड़े होते हैं। तो अच्छा, वो आपके घर ही आते थे? हाँ, घर ही। 5 साल तक घर में ही चला। अच्छा। तो फिर मैंने ये सोचा तो कि आपकी बहू को थोड़ा सा ये हुआ कि कहाँ बदबू में। हाँ, तो फिर मैंने दूसरे दिन से साबुन की बट्टी रख ली, उनके हाथ धुलाना
3 बार साबुन लगाने पर तो काला पानी निकलता रहता था। और मंजन की बुरसें लाई, उनको मंजन कराना, नाखून काटना, ये साफ सफाई पे लग गई। पर फिर भी मैं थक चुकी थी, मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि रोजाना ऐसी 3 महीने में। कितने बच्चे 3 महीने में कितने बच्चे हो गए? 35 बच्चे। 35 हो गए थे। तब 35 बच्चे हुए तो सभी को आप टॉफी के बहाने लेके आते थे? तो और सब आ जाते थे? सब आ जाते थे। तो फिर क्यों थक गई जब 3 महीने में 35 बच्चे आने लग गए? तो मैं ऐसे थक गई कि उनको लाती हूँ, उनके नाखून काटना, मंजन कराना, ये काम तो बड़ा टेढ़ा है, रोजाना काम है। ऐसी बस्ती में घूमना, वहाँ सुअर भी इनके अंदर बैठे हुए रहते हैं, खाना भी वहीं पड़ा रहता है, बच्चे भी वहाँ चिथड़े कपड़े, मतलब उनकी दयनीय स्थिति देखी नहीं जाती, ऐसी स्थिति के बच्चे हैं। फिर जब मैं इतने दिन हो गए, तब एक रोज भाई साहब का आना हुआ। तो मैं भाई साहब धन प्रकाश जी भाई साहब। अच्छा, धन प्रकाश जी भाई साहब। तो मैं तो ये सोच रही थी कि कब भाई साहब आए, कब मैं उनको कहूँ कि ये मेरे से काम नहीं होगा। अच्छा, आपने तो तय कर लिया था कि अब इस काम को मैं छोड़ूंगी। 3 महीने में आप उकता चुकी थी मैं। फिर क्या हुआ? जब भाई साहब आए तो वो दूर खड़े खड़े मुझे कब से देख रहे थे, मुझे खुद को मालूम नहीं जी। मैं अकेली थी, बच्चे मेरे पास झोप हो रहे थे, मैं सिलेटों में लिख लिख के दिया करती थी जी। एक बच्चे ने कहा, बूढ़ो डोकरो आए थे मैडम। तो मैंने देखा, मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते, ये तो गुरुजी हैं। मैं उठ के जैसे ही उन भाई साहब के, मैंने कहा पैर छुएंगे, जैसे मैं नीची हुई, उन्होंने मेरे पैर पकड़े और पैरों को छोड़े नहीं, ऐसे रोने लग गए। वो सीन आज भी मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई साहब ने क्यों मेरे पैरों के हाथ लगाया। पर फिर ऐसे लगता है कि वो प्रेरणा नहीं मिलती तो मैं नहीं कर पाती थी कुछ भी। तो मैं ऐसे करती रही कि भाई साहब पैर तो छोड़िए, भाई साहब ये क्या कर रहे हो, क्या तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ भाई साहब, पैर छोड़िए। मन का पैरों के हाथ आप क्यों लगा रखा है, छोड़ो। अरे भाई आपके पैर कौन पकड़ रहा है, मैं तो उस देवी के पैर पकड़ रहा हूँ जिसने मेरा जीवन धन्य कर दिया। ये बात सुनते ही मेरे दिल में ऐसा लगा कि भाई साहब को इस काम से बहुत खुशी हुई है। उस दिन फिर मैंने अपने मन में गांठ बांध ली, मतलब दिल को ऐसा मजबूत कर लिया कि कितनी भी मुसीबत आओ, भाई साहब तो कह रहे हैं कि मेरा जीवन धन्य कर दिया, पर मेरा जीवन उसी दिन धन्य होएगा जिस दिन इनमें से कुछ बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। यानी कि उस दिन जो धन प्रकाश जी ने जो एक प्रेरणा दे दी, उसने फिर वापस आपको बदलाव में ला दिया। बदलाव में आपके, जैसे आपने कहा कि मुसीबतें तो बहुत आई होंगी, 3 महीने में ही आपकी सांसें फूलने लगी थी, और उसके बाद जब आगे चलेंगी तो और ज़्यादा दिक्कतें आई होंगी। बहुत ज़्यादा। तब कोई नहीं था, 165 बच्चे हो गए, 35 से 65 होते गए घर में ही जी। तो जब कॉपियाँ नहीं थी, कई बार ऐसा मौका आया कि इंग्लिश की कॉपियाँ नहीं है। अब मैं किसको कहूँ, किसी को कह दूँ तो ऐसे कहते थे इतने बड़े करने की क्या ज़रूरत है। गजानंद जी भाई साहब हैं, गजानंद जी शर्मा, वो भी संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके स्कूल से एग्ज़ाम दिलाने लग गई। दिलाते दिलाते शुरुआत में मैं ऐसे कह देती थी बच्चों को, तू कच्ची पहली में हो गया, तू पक्की पहली में, ऐसे बैठाने लग गई थी। फिर उनको एग्ज़ाम दिलाने लग गई। दिलाते दिलाते मुझे ऐसे लगा कि बच्चे और ज़्यादा बढ़ गए। पर विमला जी, ये बच्चे जो हैं ये कचरा बीनते थे, कचरा को जाके बेचते थे, कुछ ना कुछ पैसे लाते थे, उसमें से घर का कुछ हाथ भी बटाते थे। तो घर वालों ने विरोध नहीं किया कि उनके बच्चों को आप इस तरह से लगा रही हैं, उनके घर में पैसे आने बंद हो गए, तो उनका विरोध नहीं हुआ क्या? विरोध हुआ, माएँ फिर छुपा छुपा के ले जाने लग गई। तो मैं पहुंच जाती वहाँ, मैंने कहा लखन को कहाँ लेके जा रहे हो? अजी ये कचरा ने बीनाला तो खावाला कहीं में, देखो बाको बाग तो देखो वो थैली पी रही हो कहीं खावाला में। मन का भाई बच्चा 12:30 बजे बाद भी तो जाके कुछ ला सकता है, कहते बाद में कहीं मिले लो कचरो तो सब पहले उड़ जाए। मन का ऐसी बात नहीं है, कम मिलेगा, पर ऐसे तो सोचो आपका बच्चा कितना लायक बन रहा है। जैसे जैसे उन बच्चों में ऐसा आने लग गया कि वो किताब पढ़ना चालू कर दिया, तो एक दूसरे की माएँ कहने लग गई, अजी मारो लखन तो पेपर पढ़, मैंने पेपर बाँच सुनायो थे भी भेजो था रवि ने भेजो, ऐसे कहने लग गई। अच्छा, उनमें धीरे धीरे आपस में ही। तो अब क्या माहौल है वहाँ बस्ती में? बस्ती में पहले से कुछ ठीक है, बच्चों के प्रति वो अब ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वहाँ अभी भी कचरा बीनते हैं क्या बच्चे? कचरा ही बीनते हैं, बच्चे कचरा बीनते हैं, ज्यादातर कचरा। तो क्या स्कूल के बाद बीनते हैं, क्या करते हैं? हाँ, स्कूल के बाद बीनते हैं, पर वो नजदीक ही जाते हैं, गोविंदपुरा तक, सांगानेर तक आ जाते हैं। और मुसीबतें कई आई घर में जब विद्यालय चला जी, बहुत ज्यादा आई। क्या मुसीबत? जैसे कॉपियाँ नहीं होती थी, मैंने इस लंबे पीरियड में ईश्वर को साक्षात देखा है। 165 बच्चे थे, मैंने सोचा क्या करना चाहिए, अब ईश्वर के अलावा कोई मेरे पास कोई रास्ता नहीं था।
तुम अंदर जाके मैडम रोजाना कहे बड़ी मैडम वो इंग्लिश की कॉपी, मन का आज दूसरा सब्जेक्ट का काम करा लो, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी बहुत कम हूँ। अच्छा, हाँ बहुत कम पढ़ी आप लिखी। कितने तक पढ़ी हैं? मैं 10वीं तक। आप 10वीं तक गए, और लेकिन आपने ये इतना बड़ा सेवा का काम शुरू कर दिया, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में, तो क्या उसके पीछे वो भी रहा कि आपके दिमाग में कि कहीं मैं कम पढ़ी लिखी हूँ लेकिन बच्चे खूब पढ़ने चाहिए कहीं? ये मेरे दिमाग में फूल है कि मेरे को कई जगह ऐसा लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो मैं इन लड़कियों में लड़कों में यही बात कहती हूँ कि पढ़ो, खूब पढ़ो। तुम ससुराल चल जाओगे, मैं 2-2 दिन तुम्हारे रहने के लिए आया करूँगी। सब लोग समाज में बदलाव चाहते हैं, लेकिन परिवारों में बड़ा विरोध, तो आपको भी तो बहुत सहना पड़ा होगा ना? जरूर, ये सच बात है। क्योंकि बच्चे कहते होंगे कहाँ माँ, कहाँ पड़ी रहती हैं आप। ऐसा तो नहीं कहते थे, पर हाँ 4 कमरे, 2 बरामदे, 1 पोर्च, सीढ़ियाँ और छत। मैं सोचती, ये मेरी सोच थी, अगर ये रोजाना का काम है, एक दिन का काम हो तो अपन किसी को कह दे, कौन सी बहू को भाई तू कर देना, वो कहती मुझे रोजाना थी कि हम कर देंगे मम्मी, रोज रोज आप करती हो। पर मैं बच्चों की छुट्टी करके झाड़ू लेके मैं ही सब में झाड़ू, कि रोजाना का काम है, कल को ये नहीं सुनने को मिले कि हम घर का करें, मम्मी का करें। फिर एक बार कॉपियाँ नहीं थी, मैं इतनी परेशान हुई, बहुत परेशान हुई। कहीं से 2 महिलाएं आई, उन्होंने, एक मैडम बोली को कोई आपको पूछ रहा है। मन का बोलो यहाँ कोई महिला विद्यालय चलाती है? हाँ। मन का बोलो कि हम इंग्लिश की कॉपियाँ लाए हैं। तो मैं ऐसे देखने लगा, आपको किसने भेजा है? कि नहीं, हम तो पूछते पूछते आ गए, भेजा किसी ने नहीं। उसके बाद मैंने सोचा कि ये ईश्वर नहीं भेजा है, और ये एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि आपको सहयोग मिलता गया। अच्छा, आपने शुरुआत में जिक्र किया आपके पतिदेव का, असलियत में तो धन प्रकाश जी की प्रेरणा से उन्हें शुरू करना था स्कूल। क्या ये आपके स्कूल शुरू करने के बाद आपके पति ने भी आपका सहयोग किया? हाँ, वो लग गए? लग गए। अच्छा, समाज में क्योंकि इस तरह के काम के बाद आपको सहयोग का क्या स्तर रहा, कैसे? शुरू में वहाँ जब घर चलता था, घर पे विद्यालय चलता था, तो आसपास के लोग बड़े परेशान रहते थे, क्योंकि बच्चे एकदम से 165 बच्चे जाएंगे, और ऐसी स्थिति के जो कोई कैसा कपड़ा पहन रखा है, कैसी चप्पल है, वो जाएंगे तो अजी कहीं था कहीं भंगिया का बच्चा हो, कहीं पढ़वा। मन का सभी तरीके के आ जाते हैं, जिनको जो पढ़ने नहीं जाते हैं। अजी मैं तो काम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे कर रहे हैं, थोड़ी देर ऐसे। पर माँ का मोहल्ला में क्यों नहीं, फिर ऐसे बोलते थे, अजी थे भी कहीं बुढ़ापा के मायने यो ले बैठा तो हम तो देखो 7 बार हरिद्वार जाए आए। मन का अम्मा के साथ चाल वो करूँ। मन का अब जिस काम को हाथ में ले लिया ये पूरा कर लूँ, फिर आपके साथ भी चलेंगे। ये बड़ा विमला जी, आपने बहुत बड़ी बात बताई कि वास्तव में बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करना, कहते हैं कि वो ज़्यादा पुण्य का काम होता है। फिर आपने ये तीर्थ यात्रा छोड़ के ये काम क्यों चुना, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सेवा में रत विमला कुमावत। विमला जी, बात हो रही थी कि आपकी उम्र हो गई, तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए आपको। वास्तव में आपके पड़ोसी भी ठीक कहते हैं, आपको लगता नहीं कई बार? मेरे को यही तीर्थ यात्रा लगती है। अच्छा, मेरा मन ही कहीं नहीं लगता, मेरा मन घर में ही नहीं लगता। मैं इन्हीं के साथ सोती हूँ, इन्हीं के साथ उठती हूँ, इन्हीं के साथ भोजन करती हूँ। 13 साल करते करते क्या लग रहा है, क्या अनुभव हो रहा है? क्या ये बच्चे कुछ आगे भी बढ़ पा रहे हैं? कुछ मैंने इनको उस स्थिति में देखा है कि जहाँ सोच भी नहीं सकते, और आज उन बच्चों को ऐसे खड़ा देखती हूँ तो मेरे को लगता है कि ये वो बच्चे नहीं हैं। अच्छा। और ये बच्चे मांस वांस कुछ भी नहीं खाते। पहले इनका पेशा था कि ये कबूतर कमेड़ी इनको मारना, और इनको मांस वाले को 5 रुपए में बेच आना। मांस वाला वो पंख हटा के 25 रुपए तीतर बना के बेच देता था। तो मैं इनको समझाती रहती थी, बेटा कितना अत्याचार कर रहे हो तुम, कितनी जानें खो रहे हो, कितने जानवरों को मार रहे हो। तो ऐसे समझाते समझाते अब ये
इतने ऐसे हो गए जैसे मेरे विचारों से ढल गए हो। बड़ा संस्कारों में परिवर्तन आ गया। खैर मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानती, ये धन प्रकाश जी भाई साहब का ही है, जो कुछ भी है उन्हीं की देन है। तो ये बच्चे जो इतना यहाँ इस माहौल को पा रहे हैं, कुछ आगे कर भी पा रहे हैं, पढ़ाई में भी आगे कुछ कर पा रहे हैं क्या? ये इनमें से 6 बच्चियां तो स्विमिंग गई थी कंपटीशन में? नहीं, सीखने। अच्छा। 2 बच्चियां हैं जो यहाँ जवाहर कला केंद्र भेजा था। अच्छा। अब है जो 2 लड़के और 4 लड़कियां, ये है इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं, और 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक यानी लड़का। इनमें भी अब समाज के साथ चलने की इच्छा जागृत हो गई है। कैसे हुई है? क्या ऐसा कोई क्या फॉर्मूला निकाला आपने? कैसे प्रेरणा दी इन लोगों को? इनको यही समझाया कि जैसे तुम लोग तैयार हो रहे हो, अब तुम अपने छोटे भाई बहनों को, अपनी बस्तियों के बच्चों को आगे बढ़ाना है तुम्हें। सरकार ने कभी आपको सहयोग दिया या आपने सरकार से सहयोग लिया इन सब काम? दिया भी नहीं तो लिया भी नहीं, दोनों ही बातें हैं। अच्छा, आप सरकार के पास कभी नहीं गए? नहीं, कभी नहीं। क्यों सोचा नहीं क्या कि सरकार से सहयोग लेंगे तो इन बच्चों को और कुछ आप कर सकती हैं? ये कभी सोचा ही नहीं, हम तो ऐसे में ही चलते रहे। तो लगता नहीं है कि अगर सरकार ढंग से, क्योंकि सरकार फ्री एजुकेशन देती है, सरकार लड़कियों की पढ़ाई का तो पूरा खर्चा उठाती है, और तमाम तरह की अब सुविधाएं जो शेड्यूल कास्ट के बच्चों को और उनको वजीफ़े के तौर पे दी जाने लगी हैं, इन सब का कहीं ना कहीं अगर ढंग से उपयोग हो जाए तो ये बच्चे और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? सोचा तो मैंने भी है कि कई बच्ची, इनमें से एक बच्ची कहती है मेरे को मेडिकल में जाना है, एक लड़का कहता है मेरे को बैंक में जाना है, एक बच्चा कहता है मेरे को होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, एक बच्ची कहती है मेरे को कलेक्टर बनना है, एक बच्ची कहती है मेरे को चित्रकार बनना है। इन सब के सपने को कैसे पूरा करेंगे आप? ये बस आप लोगों के सभी के सहयोग से पूरा होएगा। आप तो बहुत ही अपने पूरे तन मन धन से सेवा में लगी हैं, जुटी हुई हैं एक बदलाव के लिए, लेकिन क्या बच्चे भी उसी तरह का स्नेह दे पा रहे हैं? बच्चों में भी वो बदलाव आ रहा है? बच्चे भी क्या आपसे जुड़ पा रहे हैं? बिल्कुल। क्योंकि देखा यह गया है कि इस तरह के संस्थानों में बड़ा जो संचालिकाएं और बच्चों में बड़ी दूरियां बनी रहती हैं। नहीं, मेरे बच्चे मेरे को इतना प्यार करते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती। मैं ऐसे सोचती हूँ जन्म देने से कुछ नहीं होता है। तो ये जो बच्चे आपके पास आते हैं, इनमें से तो कई बच्चे आपके साथ ही रहते हैं, तो इनको घर की याद नहीं आती? बिल्कुल, आप बात करिए, देखिए इनको, ये कभी घर ही जाना नहीं चाहते। तो फिर इनके माँ बाप आते हैं तो आप इनको भेजती हैं? आते हैं, वो ऐसे आते हैं कि इसको भेजो, लड़का देखा है इसके लिए। फिर लड़की मना कर देती, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा समझा रखा है कि तुम समझोगी तो तुम्हारे साथ मैं हूँ। तो लड़की कह देती है मेरे को शादी नहीं करनी है जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाऊँ। फिर उनको मैं समझाती हूँ कि तुम लोग क्यों ऐसा करते हो? नहीं जी, समाज का ही खेलो, इनका नाना मामा बैठा चे, इनका चाचा ताऊ बैठा चे। फिर मैं उनको समझाती हूँ, मैंने कहा बैठो आप, मेरे को ये बताओ आपकी बस्ती में कोई डॉक्टर है क्या? कि नहीं है। मैं कोई इंजीनियर है? वो भी नहीं है। कोई टीचर है? कि नहीं है। कोई बाबू है? वो भी नहीं है। कोई चपड़ासी है गवर्नमेंट सर्वेंट? वो भी नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग सोचते ही नहीं हो यहाँ तक। इनको पढ़ने दो, ये कुछ बनेंगे, ये दिखाएंगे कि हम बन के बता रहे हैं। तो ऐसा फिर उनको समझाते। जी, क्योंकि 13-14 साल हो गए आपको, क्या लगता है कि आपको कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में कोई कमी रह गई है जिसके कारण ये लोग छूट गए हैं? क्या कारण है कि जो इस तरह के जो परिवार हैं वो समाज से एक अलग कट के अलग धारा में हो गए हैं? ये बात तो है, क्योंकि अपन सोचते हैं कि उनसे एक तो सबसे पहली बात है कि छुआछूत जी, अपन उनको नज़दीक नहीं आने देते। क्या लगता नहीं है कि जो मूल कारण इनके पिछड़ने के और भी हैं? और भी है इनके पिछड़ने के ये है कि इनके बच्चे होते हैं 6-7 जी। फिर ये क्या करते हैं कि जैसे इतना सा बच्चा हुआ, वो भी झोला लेके चला गया बीनने के लिए, उससे थोड़ा बड़ा है वो भी चला गया, वो बीन के लाएंगे तो ये 2-4 30-40 रुपये एक बच्चा ले आता है। उससे फिर कुछ बच्चा गुटखा खा लेता, मंजन वंजन की। तो पर ये इतनी सारी सरकारी योजनाएं चलती हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए, क्या उसका कोई असर? कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बातें ऊपर ऊपर तो है। योजनाएं केवल कागजी हैं क्या? कागजी कार्रवाई है, कुछ नहीं है। आज वहाँ 4 साल हो गए विद्यालय चलते हुए बक्सावाला में, एक भी कोई सरकारी आदमी नहीं आया कभी। यहाँ रोड पे चलता है, ये किसका विद्यालय है, कौन चला रहा है?
कोई पूछने वाला ही नहीं। कोई पूछने वाला है? सरकारी गाड़ी आती है, यहाँ कौन चलाता है? ये तो ये क्वार्टर तो किसी के हैं। फिर मैं वहीं थी उस रोज। मन का मैं बोलो क्या काम है? अजी यहाँ तो परिवार आ रहे हैं। मन का लिया हो परिवार, वहाँ एक एक कमरा इनको दे रखा है। अच्छा। तो जो कमरे खाली हैं उनमें हम सामान रख लेते हैं। तो वो गाड़ी आई। अच्छा, कोई स्थायी जगह नहीं है? नहीं, रोड पे ही चलता है। तो मैंने कहा भाई आप आओगे तो हम तो कुर्सियां हैं और एक बक्सा है, उसको बाहर अच्छा, रख आप लेंगे। बक्सा वाला में रोड पे ही विद्यालय चला रही हैं? जी, रोड पे ही। कहते हैं कि यहाँ भी आपको कुछ समय रोड पे चलाना पड़ा? नहीं, यहाँ 6 महीने तो रोडों पे और 4.5 साल तक तिरपाल के नीचे। कैसे चलाया? बस रोड पे ऐसे ही चलाते रहे। 2 कुर्सियां थी जी। एक बड़े गुरुजी की, एक कोई टीचर बैठ जाता था और वैसे ही चलाते, खड़े खड़े पढ़ाते। अच्छा। और एक बाल्टी में पानी किसी से ले आते रोडों पे, पार्कों में। 6 महीने तक ऐसे ही चला। उसके बाद में यहाँ 3 जगह तिरपाल तो लगा इन ली। बच्चों ने रोडों पे पढ़ना तय किया? आए हो? बच्चों को जबरदस्ती लाया जाता था। अच्छा। जो बच्चे जैसे जैसे बड़े हो गए तो उनको यहाँ संस्कार मिला। यहाँ ऐसे मिला कि सुबह उठ के अपने माँ बाप के पैर छूना। तो जब माँ बाप को ऐसा लगा कि ये बच्चे तो बड़े संस्कारित हो गए, तो उनको लगने लग गया कि अब इनको टोकना नहीं चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। यहाँ तो कई सरकारी स्कूल भी होंगे ना विमला जी, तो उनमें इन बच्चों को नहीं प्रवेश दिया या ये गए नहीं खुद? भाई सरकारी गवर्नमेंट टीचर हैं, वो अगर ऐसी बस्तियों में घूम के बच्चों को रोजाना पकड़ के लाए तो क्यों नहीं आ सकते? जी जी जी, वो अपने काम को पूरा नहीं कर रहे हैं। पूरा नहीं कर रहे। तो क्या लगता है, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, जनसंख्या भी बहुत है इन लोगों की, आप जैसे लोग बहुत कम मुट्ठी भर गिनती के लोग हैं, तो क्या लगता है कि बहुत तेज़ी से बदलाव आए और ये अपने मुख्य धारा में वापस लौट आएँ और ये अपने जो अलग थलग पड़े हैं उनसे ये दूर होकर वापस मुख्य धारा में शामिल हों? क्या करना चाहिए इनके लिए? इनके लिए करने को यही है कि इनके बच्चे जब शिक्षित हो रहे हैं, वो बच्चे उसी बस्ती में लगे और उन बच्चों को, जैसे और बच्चे रह गए, उनको सब तैयारी करके भाई तुम भी पढ़ो। जब तक ये सार्थक ये पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ये करना चाहिए कि इनकी बस्ती में स्कूल खोले और वहाँ टीचर्स को कहे खासकर कि एक एक बच्चे को एक एक घर से 2 टीचर इसी काम में लगा दें कि घर से निकाल के लाओ बच्चों को। 4 टीचर पढ़ाएंगे, 2 का काम ये है। पर क्या लगता है कि नौकरी करने वाले टीचर वो ऐसा कर पाएंगे? अब ये तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि यहाँ भी 1-2 बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि हमारी नौकरी खतरे में, हमको 20 बच्चे दे दो। तो मैंने कहा आप ले जाओ बच्चे, हमारे तो कम हो जाएंगे। अच्छा है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये तो कल नहीं आएंगे, आप हमारे साथ चलो। मन कहा मैं चलूँगी तो पीछे कौन संभालेगा? जी जी। कि हमारे तो हैं जो हम 7 तो टीचर है, 4 बच्चे हैं। तो बच्चे गए ही नहीं वहाँ? नहीं। अभी जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं वो अब, पहले तो आप उनको ज़बरदस्ती लाएं, अब अपनी मंशा से आते हैं या आपको अभी भी पकड़ के लाना पड़ता है? अब ज़्यादातर बच्चे अपने मन से आते हैं। कहते हैं आपका तो यहाँ बच्चों से माँ बच्चों जैसा संबंध हो गया है, क्या ये सच बात है? ये आप बच्चों से पूछिए। मैं आपको कहूँगी तो ऐसा लगेगा झूठ भी बोल सकती हूँ, तो आप बच्चों से पूछो, बच्चों को क्या लगता है। और आपको कहते दादी हैं? मेरे को ये कैसे? माँ हैं आप और दादी हैं, कैसे? मेरे को पहले मैडम बोला करते थे। जी। जो हमारे भाई साहब आए, एक दुर्गादास जी भाई साहब है सेवा भारती से, तुलसी नारायण जी भाई साहब आए, उन्होंने कहा दीदी माँ बोलो, तो ये बोले दीदी माँ तो हमसे बोला नहीं जाएगा, हम दादी बोलेंगे। तब से दादी। तो आप दादी बन गई? तो कितने समय से आप दादी हैं इन बच्चों की? करीब 3 साल से दादी। 3 साल से आप दादी बन चुकी हैं। समाज को क्या बताना चाहती हैं कि इस तरह के बच्चों को कैसे हम समाज के साथ जोड़कर आगे ला सकते हैं? क्या करना चाहिए समाज को? कुछ मन में अगर लक्ष्य है, अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि इन बच्चों को तैयार करना है, तो उसके लिए जुनून चाहिए। जुनून जिसने सोच लिया वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ऐसे बच्चों की माँ बनने के लिए क्या करना पड़ता है? उनके जैसा ही बनना पड़ता है, बच्चों के जैसा बनना पड़ता है। तो आपने उनके जैसा बन के उनकी माँ बनने का सपना पूरा कर लिया। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। विमला जी एक ऐसी माँ है जो कचरा बीनने वाले बच्चों के लिए एक आदर्श माँ के तौर पे उभरी हैं। समाज में बदलाव के लिए और इन बच्चों के भविष्य के लिए अपना पूरा जीवन झोंक रही हैं।
ये थी हमारे साथ समाज सेविका विमला कुमावत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। नमस्कार।